Hello friends, welcome to my YouTube channel Best of ICSE English. My name is Akshita Gautam. This is my first video and I'm very excited for it. फ्रेंड्स, अगर आप एक आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसे हम अपने बेस्ट 4 और बेस्ट 5 जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स को लेकर के हम अपने परसेंटेज निकालते हैं उसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इतनी ईजी भी नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर आसानी से किया जा सके। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये चैनल बनाया है, क्योंकि मैं खुद एक आईसीएसई बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ और कुछ मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ ऐसे पढ़ने के तरीके हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में, ताकि जैसे मैंने पढ़ करके अच्छे मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किए थे वैसे आप सब भी स्कोर कर सकें। और फ्रेंड्स एक बात ये भी है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, अकाउंट्स, कॉमर्स, इन सब के कोचिंग हमें बहुत इजीली और अच्छे से अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। बट इंग्लिश के कंपैरेटिवली देखा जाए तो इतने बहुत ज़्यादा नंबर में ना तो कोचिंग्स अवेलेबल है और ना ही बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल है। इसलिए फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को देखें पूरा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं क्लास 10th का सिलेबस से शुरुआत करूँगी, जो कि आप जानते हैं कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ड्रामा, प्रोज़ और पोएट्री। क्लास 10th में इस समय अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस चल रही है, तो मैं आज मर्चेंट ऑफ वेनिस से शुरुआत करने वाली हूँ। फ्रेंड्स अपनी वीडियोस में मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी बुक पढ़ाऊँगी, जैसे समझ लीजिए आपके स्कूल या आपकी कोचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन में जैसे सामने पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से मैं आपको पूरी बुक पढ़ाऊँगी। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, केवल आपको सुनना नहीं है, केवल आपको सुनने को नहीं मिलेगा मेरा एक्सप्लेनेशन, बल्कि मैं आपको रिटन एक्सप्लेनेशन भी हर एक लाइन का दूँगी। और उसमें इन्वॉल्व सारे फिगर ऑफ स्पीच और जो भी हमारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको आंसर लिखने का तरीका भी सिखाऊंगी, क्योंकि आंसर्स में हमें कीवर्ड्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कीवर्ड्स के बेसिस पे ही दिए जाते हैं, तो लेकिन प्रॉपर आंसर लिखना एक आसान काम नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिस के साथ ही ये हमें आता है। तो मैं आपको आंसर कैसे लिखा जाता है और जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में हम कैसे एग्जामिनर को बताएं, कैसे अपनी पूरी बात छोटे से छोटे आंसर में लिख सकें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को इन्वॉल्व कर सके, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप जानते होंगे हर टेक्स्ट बुक की वर्कबुक भी होती है, मैं आपको वर्कबुक की भी प्रैक्टिस कराऊंगी और साथ ही साथ में हम मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर्स भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के साथ में शुरुआत करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी मेरे वीडियोस होंगे वो सारे बाइलिंगुअल वीडियोस होंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा, जो हमारी बातचीत होगी वो तो मैं हिंदी में ही करना पसंद करूँगी, पर जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा वो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दूँगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन नहीं अच्छे से समझ आ पाता है, तो उनके लिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। बट इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन आप सबको ध्यान से सुनना इसलिए है क्योंकि जब कभी भी आप आंसर लिखोगे तो ये जो भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है, जो भी आपको लाइंस बताई जाती हैं, ये लाइन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आंसर लिखते समय स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्ले का सिनॉप्सिस क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस का मतलब समझ लेते हैं। सिनॉप्सिस इज़ सिमिलर टू अ ट्रेलर। जैसे कि किसी मूवी का ट्रेलर होता है ना, उसमें शॉर्ट में बता दिया जाता है कि इस मूवी में आखिर होने क्या वाला है, वैसे ही ड्रामा का सिनॉप्सिस होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिनॉप्सिस क्या है इस मर्चेंट ऑफ वेनिस का। स्क्रीन पे मैं आपको रिटन में शो करने वाली हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स आपको आपकी स्क्रीन पे सिनॉप्सिस दिख रही होगी। ओके, तो देखते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस आखिर है क्या, इस स्टोरी में है क्या। Antonio, the merchant in The Merchant of Venice, secures a loan from Shylock for his friend Bassanio, who seeks to court Portia. Shylock, a Jewish moneylender, recalls
past insults from Antonio and, instead of asking interest on the loan, asks instead in what he calls a merry sport that if the loan is not repaid, Antonio will owe a pound of his own flesh. तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि एंटोनियो, जैसे स्टोरी का टाइटल क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो एंटोनियो इज़ द मर्चेंट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो कौन है, एंटोनियो. जिस मर्चेंट की हम इस स्टोरी में बात कर रहे हैं वो मर्चेंट कौन है, एंटोनियो. वो क्या करता है, अपने फ्रेंड बेसानियो के लिए शाइलॉक से एक लोन लेता है. पैसे बेसानियो ने लिए हैं बट गारंटर एंटोनियो बना है. ओके. अब बेसानियो पैसा क्यों लेता है, क्योंकि उसको पोर्शिया को कोर्ट करने जाना है. कोर्ट का मतलब होता है पोर्शिया को प्रपोज करने जाना है, उसको शादी के लिए शादी करने जानी है पोर्शिया से. ठीक है. तो इसीलिए बेसानियो को वो पैसे दिलवाता है. अब शाइलॉक एक ज्यूइश मनी लेंडर है. शाइलॉक क्या है, एक ज्यूइश मनी लेंडर है. ज्यूस आपको पता होगा, क्रिश्चियंस और ज्यूस दोनों आपस में बहुत ही गहरे 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 दुश्मन होते हैं. तो एंटोनियो और ये सारे लोग क्रिश्चियन हैं, और बल्कि शाइलॉक एक ज्यू है, वो एक मनी लेंडर है जो पैसे देते हैं लोगों को. तो शाइलॉक से ही वो लोग पैसे लेने जाते हैं. तो शाइलॉक को याद रहता है कि एंटोनियो उसका बहुत बड़ा दुश्मन है. वाई? बिकॉज एंटोनियो इज़ ऑल्सो अ मनी लेंडर एंड शाइलॉक इज़ ऑल्सो अ मनी लेंडर एंड दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स एंड एंटोनियो हैज़ इंसल्टेड शाइलॉक वेरी मच इन द पास्ट. तो शाइलॉक पैसे तो देता है. शाइलॉक को ये जो मौका दिखता है वो एक अपॉर्चुनिटी के तरीके दिखता है कि मैं एंटोनियो से अब बदला ले सकता हूँ. और वो लोन तो दे देता है, बट लोन में इंटरेस्ट के लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया निकालता है, जिसको वो क्या कहता है कि ये मेरा क्या है, मैरी स्पोर्ट. बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैरी स्पोर्ट. तो ये यही वो कीवर्ड है. मैंने आपसे अभी बात की थी ना, कीवर्ड्स को हमें यूज़ करना होता है. तो शाइलॉक के लिए ये क्या है, एक मैरी स्पोर्ट है. तो वो मैरी स्पोर्ट लगता है उसको. और वो मैरी स्पोर्ट क्या है कि वो ये शर्त रखता है कि भाई मैं लोन तो दूंगा, लेकिन अगर लोन तुमने टाइम पे नहीं किया तो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश मैं निकालूंगा, और यही उसका बदला होगा एक तरीके से. ये सबके सामने नहीं बताता है कि ये मेरा बदला है, लेकिन उसके दिमाग में यही प्लान चल रहा होता है. ओके. तो बेसानियो सेल्स टू बेलमोंट. बेलमोंट वो जगह है जहाँ पे पोर्शिया रहती हैं, और ये लोग वेनिस में हैं. ठीक है. तो बेसानियो बेलमोंट जाता है, वेयर द वेल्दी heiress पोर्शिया इज़ बीइंग कोर्टेड बाय suitors from all around the world. Her father's will requires that the successful suitor solve a riddle involving chest of gold, silver and lead. Where others have failed, Bassanio succeeds by selecting the right chest. Portia marries Bassanio. Her waiting woman Nerissa marries his friend Graciano. तो भाई बेसानियो पैसा वैसा लेकर के बेलमोंट गया. वहाँ पे पोर्शिया है. पोर्शिया वेल्दी एयरिस है. एयरिस यानी उत्तराधिकारी. जो फीमेल उत्तराधिकारी होती हैं उनको एयरिस बोलते हैं. और इनके पापा ने एक रिडल, एक पज़ल रखी है. एक कास्केट गेम रखा हुआ है जिसमें 3 कास्केट होते हैं, गोल्ड सिल्वर लेड, जिसमें से सही कास्केट चुनने वाले को पोर्शिया मिल जाएगी. पोर्शिया साथ साथ में उसका किंगडम भी मिल जाएगा. तो भाई पूरी दुनिया से लोग आते हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए, लेकिन कोई भी वो कास्केट गेम नहीं सॉल्व कर पाता है. बट बेसानियो, क्योंकि वो हीरो हैं, तो उन्होंने कास्केट गेम सॉल्व कर लिया. पोर्शिया की बेसानियो से शादी हो जाती है, और पोर्शिया की वेटिंग मेड यानी पोर्शिया की दासी नेरिसा की शादी बेसानियो के दोस्त ग्राशियानो से हो जाती है. अब इधर शाइलॉक्स डॉटर जेसिका हैज़ एलॉप्ड विद बेसानियोस फ्रेंड लॉरेंजो. एलॉप यानी कि वो भाग निकलती हैं. तो शाइलॉक की बेटी जेसिका ने बेसानियो के एक और दोस्त लॉरेंजो के साथ अपनी सेटिंग कर ली. टेकिंग हर फादर्स मनी विद हर. अपने पापा का पैसा, ज्वेलरी लेकर के भाग जाती हैं. शाइलॉक इज़ डिवास्टेटेड. शाइलॉक पूरी तरीके से बर्बाद है. व्हेन एंटोनियो कैन नॉट रिपे द लोन, शाइलॉक डिमांड्स द पाउंड ऑफ फ्लैश. व्हेन द न्यूज़ रीचेज बेलमोंट, बेसानियो रिटर्न्स टू वेनिस. पोर्शिया एंड नेरिसा ऑल्सो ट्रैवल टू वेनिस disguised as a lawyer and his clerk. Portia uses the law to defeat Shylock and rescue Antonio. तो भाई शाइलॉक बर्बाद हो चुके हैं. एंटोनियो पैसा वापस नहीं लौटा पाता लोन का. तो वो उसने तो भाई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि पाउंड ऑफ फ्लैश निकलवाएंगे, तो वो कोर्ट केस कर देता है. ये बात बेलमोंट पहुंचती है. तो पोर्शिया, क्योंकि बहुत ही एक इंटेलिजेंट और बहुत ही वाइज लेडी दिखाई गई है, बहुत ही शार्प लेडी दिखाई गई है, तो पोर्शिया पूरा एक प्लान बनाती हैं. वो लॉयर बन के
और पोर्शिया की दासी नेरिसा उसकी क्लर्क बन के ये लोग सारे लोग वेनिस जाते हैं और वो कोर्ट में एंटोनियो के लिए केस लड़ेंगी और फिर एंटोनियो को बचा लेंगी। ठीक है, तो ये है आपकी प्ले का एक तरीके से सिनॉप्सिस। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि प्ले में कैरेक्टर्स क्या हैं। हम लोग पहले कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर आप लोग पहले से मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रही हैं, ये इतना टाइम वेस्ट कर रही हैं, बोर कर रही हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पूरी बुक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ में सिनॉप्सिस भी शेयर किया और इसीलिए हम कैरेक्टर्स का डिस्कशन भी करना हमारे लिए अभी ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप समझें क्योंकि आप अगर बार बार कैरेक्टर को भी रिवाइज़ कर लेंगे तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपके दिमाग में कैरेक्टर्स बैठेंगे ही बैठेंगे। तो सबसे पहले नाम लिखा हुआ है पोर्शिया का, एन हेयरेस ऑफ बेलमोंट। बेलमोंट के राज्य की ये राजकुमारी और उत्तराधिकारी हैं। ठीक है। नेरिसा हर वेटिंग जेंटलवुमन, उनकी दासी। बाल्थेजार और स्टेफेनो सर्वेंट्स टू पोर्शिया, ये पोर्शिया के मेन सर्वेंट्स हैं। ओके। फिर प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरेगन, सूटर्स टू पोर्शिया। वैसे तो पोर्शिया को वू करने के लिए बहुत सारे सूटर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। मोरक्को के प्रिंस और एरेगन के प्रिंस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों का नाम अलग से दिया गया है। फिर है एंटोनियो, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मेन टाइटल हीरो ऑफ द प्ले। बेसानियो, अ वेनिशियन जेंटलमैन एंड सूटर टू पोर्शिया, वेनिस का रहने वाला एक जेंटलमैन और ये भी पोर्शिया के सूटर्स में से एक है। सोलानियो, सेलारिनो, ग्रेशियानो, लोरेंजो, ये चारों लोग जो हैं बेसानियो और एंटोनियो के दोस्त हैं। ठीक है। फिर लियोनार्डो, सर्वेंट टू बेसानियो, लियोनार्डो जो है वो बेसानियो का सर्वेंट है। शाइलॉक एक ज्यूइश मनी लेंडर है वेनिस में और एंटोनियो का दुश्मन भी है। जेसिका शाइलॉक की बेटी है। ट्यूबल एक और ज्यूइश मनी लेंडर है। ट्यूबल और शाइलॉक आपस में दोस्त हैं। लॉन्सलॉट गोबो जो है शाइलॉक का सर्वेंट है। पहले ये शाइलॉक का सर्वेंट रहेगा और फिर थोड़े टाइम के बाद में ये शाइलॉक की सर्वेंटशिप को छोड़ करके बेसानियो की सर्वेंटशिप में आ जाएगा, मतलब फिर ये बेसानियो का सर्वेंट बन जाएगा। ओल्ड गोबो जो है वो लॉन्सलॉट गोबो के पापा हैं, जो कि हमेशा से शाइलॉक के वफादार सेवक रहे हैं। फिर एक है सेलेरियो, अ मैसेंजर फ्रॉम वेनिस, इनका काम इधर उधर मैसेजेस लेके जाना है। एक जेलर हैं, ड्यूक ऑफ वेनिस है, यानी वेनिस के राजा। इनका कोई रोल नहीं है, इनका रोल खाली एक्ट 4 में आएगा, जब एंटोनियो को सज़ा देने के लिए शाइलॉक जो है इधर उधर भटकेगा चिल्लाते हुए। और मैग्निफिकोस ऑफ वेनिस, और भी कई लोग हैं, मतलब और भी कई जाने पहचाने लोग हैं वेनिस के, सर्वेंट्स हैं, अटेंडेंस फॉलोअर, मैसेंजर, म्यूजिशियन। ठीक है, ये सारे लोग हैं। फ्रेंड्स, आपके जो एक्ट 1 सीन 1 है, एक्ट 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको एक पूरा स्टोरी का प्लॉट शो करेगा कि आपके ड्रामा की प्लॉटिंग क्या है। ठीक है, सारे मेन कैरेक्टर्स आपके एक्ट 1 में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और जो है सबके जो प्लॉटिंग आगे होने वाली है वो हमें एक तरीके से बेसिक मिल जाएगी। बट आपके जो प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है वो है एक्ट 4। एक्ट 4 सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको कैरेक्टर्स सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एक्ट 1 सीन 1 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे एक्ट 1 सीन 1 आ गया है। एंटर एंटोनियो, सेलारिनो एंड सोलानियो। एक्चुअली ये जो नेम सोलानियो लिखा हुआ है, कई बच्चों की बुक्स में सेलेनियो लिखा होगा, SA लिखा होगा, कई के में SO लिखा होगा, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये अलग अलग ऑथर्स की बुक्स में अलग अलग स्पेलिंग लिखी हुई है, बट आप सोलानियो एक ही है। ठीक है, सोलानियो सेलेनियो एक ही है। तो ये सीन कहाँ प्लेस हो रहा है, कहाँ पे ये सीन देखा जा रहा है? अ स्ट्रीट इन वेनिस में। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये सीन कहाँ टेक प्लेस हो रहा है? दिस सीन इज़ टेकिंग प्लेस इन अ स्ट्रीट। एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इसको पहली बार यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये भी मुझे ठीक से आ नहीं रहा है। अ स्ट्रीट इन वेनिस। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि एंटोनियो की स्पीच से शुरुआत हो रही है। भाई हीरो ही जो है प्ले की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट,
ये आपको लाइंस दिख रही होंगी बगल में, लाइंस के बगल में यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे होंगे 0001 0002345। तो ये प्ले में एक्चुअली आपके पूरे प्ले में करीब 2734 मतलब 2700 से लेके 2800 के बीच में लाइंस हैं। तो मैं आपको क्या करूँगी, जैसे इस पेज में आपके 20 लाइंस हैं, इस पेज को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद में मैंने यहाँ पे तो मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकती, तो इसलिए मैंने अलग से एक पेज में एक्सप्लेनेशन लिख रखा है। ये पेज का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद में मैं आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए वो रिटन एक्सप्लेनेशन, जो ये शेक्सपियरियन इंग्लिश है, वो नॉर्मल इंग्लिश में जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, साथ ही में उसमें मैंने पोएटिक जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वो सारी मेंशन कर रखी हैं। वो आपकी स्क्रीन पे मैं थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, बाद में आप उसके नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस पे नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन आप अपनी बुक में लिख सकते हैं, तो प्लीज़ पेन के साथ में अपनी बुक खोल करके पेन के साथ में ये पढ़िएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीच ऑफ एंटोनियो। इन सूद I know not why I am so sad. It wearies me, you say it wearies you. But how I caught it, found it, or came by it, what stuff this made of, whereof it is born, I am to learn. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. फ्रेंड्स, इधर सबसे पहले कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं। इन सूद का मतलब होता है इंडीड या फिर ट्रूली। इन सूद मीन्स ट्रूली। ओके, नेक्स्ट लाइन में वर्ड लिखा हुआ है वेयरीज, ये आप मीनिंग्स लिखते चलिए। इन सूद का मतलब है ट्रूली या इंडीड, हिंदी में अगर कहें तो सचमुच। देन इन नेक्स्ट लाइन देयर इज़ रिटन वेयरीज का मतलब होता है टू मेक टायर्ड, मतलब थका देना। ओके, इट टायर्स मी। फिर उसके बाद में TIS टिस लिखा हुआ है, ये टिस जो है ना, ये इट इज़ है। ओके, व्हाट स्टफ टिस मेड ऑफ लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में है व्हाट स्टफ इट इज़ मेड ऑफ। ओके, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। एंटोनियो इज सेइंग दैट इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। मतलब एंटोनियो की जो एंट्री है वो सैड दिखाई गई है। अभी एंटोनियो इस समय बहुत ही सैड है और ही इज़ सेइंग दैट ही डज़ नॉट नो वाई ही इज़ सो सैड। वो इतना दुखी क्यों है उसे नहीं पता। इट वेयरीज मी, यू से इट वेयरीज यू। एंटोनियो इज़ सेइंग दैट दिस सैडनेस इज़ मेकिंग हिम टायर्ड। वो खुद इस दुख से थक चुका है। एंड यू से, वो यू किसको कह रहा है, जो उसके साथ में दो लोग और खड़े हैं, सलारिनो और सलानियो। उनसे कह रहा है कि यार ये दुख तो मुझे खुद थका रहा है और तुम लोग कह रहे हो कि मेरा दुख देख देख के तुम लोग भी वेरी यानी कि थक जा रहे हो, यानी कि डिप्रेस हो जा रहे हो। ओके, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, what stuff this made of, whereof it is born, I am to learn. Then Antonio is saying that, but how I caught it, found it और came by it, मतलब ये दुख मुझे, मैंने ये दुख कहाँ से पकड़ लिया, या इस दुख ने मुझे कहाँ से पकड़ लिया, इसको मैंने कहाँ से ढूंढ लिया, ये दुख मेरी ज़िंदगी में आया कैसे। How this sadness came into my life and what stuff this is made of and what is the cause of my sadness, I really don't know anything. I am to learn, मतलब I have to find out the cause of my sadness because I really don't know why I am so sad. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. और कहता है कि ये जो want with sadness है, want with sadness का मतलब हो जाएगा बच्चों कि without any reason, या फिर रीज़नलेस, कॉजलेस, या जो मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास क्यों है। ठीक है, तो वॉन्ट विद सैडनेस का ये मतलब हो जाएगा रीज़नलेस सैडनेस। एंड दिस रीज़नलेस सैडनेस मेक्स ऑफ मी, और दिस सैडनेस इज़ मेकिंग मी सच अ डल फेलो दैट आई हैव मच एडो यानी मच डिफ़िकल्टी टू नो माई सेल्फ यानी टू रिकग्नाइज माई सेल्फ। एक बार और पूरी स्पीच का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंटोनियो इज़ सेइंग दैट ही रियली डज़ नॉट नो वाई ही इज़ सो सैड, दिस सैडनेस इज़ मेकिंग हिम टायर्ड and this sadness is making his friends depressed. But he is saying that how he caught this sadness or what is the real cause of his sadness he does not know, and this sadness is making him such a dull fellow that he is unable to recognize himself. तो फिर भाई सलारिनो क्या कह रहे हैं कि your mind is tossing on the ocean there where your argosies with portly sail
like signors and rich burghers on the flood, or as it were the pageants of the sea, do overpeer the petty traffickers that curtsy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings. तो भाई देखिए, इसीलिए तो ये ड्रामा इतना कठिन होता है कि इसने पता नहीं क्या बोल दिया, समझ ही नहीं आया। तो सलारिनो कह रहे हैं योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन द ओशन। एक्चुअली द सीन इज़ दैट कि क्योंकि ये मर्चेंट है ना, एंटोनियो व्यापारी है, तो एंटोनियो की शिप्स 4 शिप्स जो है कार्गो से लदी हुई ओशन में गई हुई हैं, अलग अलग जगहों पे ट्रेडिंग के लिए गई हुई हैं 4 शिप्स। तो सलारिनो कह रहे हैं कि योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन द ओशन, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट द ओशन, दैट मीन्स यू आर जस्ट वरीड अबाउट योर शिप्स, कि तुम्हारा दिमाग पूरा समुद्र पे लगा हुआ है कि तुम्हारी शिप्स क्या क्या कर रही होंगी। देयर वे योर आर्गोसीज विथ पोर्टली सेल, आर्गोसीज यानी कि योर रिच कार्गो शिप्स, ओके, वेल्दी कार्गो शिप्स, वहाँ तुम्हारी जो ये रिच कार्गो से भरी हुई लदी हुई सामान से लदी हुई जो शिप्स हैं वो सेल कर रही हैं समुद्र पे, इसीलिए तुम्हारा दिमाग समुद्र पे लगा हुआ है। लाइक सिग्नियोर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी। लाइक सिग्नियोर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड। बेटा इस लाइन का क्या मतलब होगा? इस लाइन का ये मतलब होगा कि जैसे सिग्नियोर्स, यानी सिग्नियोर्स किसको कहते हैं, जो क्या नाम है, नोबल मैन जो होते हैं, मतलब अमीर आदमी, और रिच बर्गर्स यानी रिच ट्रेडर्स, रिच मर्चेंट्स। तो वो कहना चाह रहा है सलारिनो कि एंटोनियो योर माइंड इज़ ऑन द सी वेयर योर रिच कार्गो शिप्स विथ स्वेलिंग सेल्स लाइक वेल्दी नोबल मैन और रिच मर्चेंट्स। ठीक है, वेयर योर आर्गोसीज विथ पोर्टली सेल, यानी कि पोर्टली यानी स्वेलिंग सेल। स्वेलिंग कैसे, मतलब जैसे जो रिच लोगों की जो शिप्स होती हैं पुराने ज़माने में, वो कैसे बड़ी बड़ी शिप्स हुआ करती थी, उसमें बड़े बड़े सेल्स लगे हुए थे। सेल क्या, जो कपड़े लगे होते हैं, है ना, उसमें बड़ी बड़ी शिप्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी सेल्स लगे रहती थी। तो वो सलारिनो कह रहा है कि तुम्हारी जो शिप्स हैं वो अभी ओशन पे फ्लोट कर रही हैं। किसकी तरीके? बिल्कुल उन्हीं रिच कार्गो शिप्स की तरीके जो बड़े बड़े आदमियों की, रिच मर्चेंट्स की और सिग्नियोर्स की समुद्रों पे सेल करती है। और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी, और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि सी में से कोई बहुत बड़े हस्ती की झांकी जा रही हो ना। और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी डू ओवरपियर द पेटी ट्रैफिकर्स। अब ऐसा होता है ना कि ओशन में भाई मान लो कोई बहुत बड़ा शिप निकल रहा है, उसके अगल बगल 4-5 बोट हैं, तो जब वो बड़ा शिप निकलेगा तो उसके अगल बगल वाली बोट सारी किनारे हो जाएंगी ना, और उस बड़े शिप के निकलने की वजह से जो बड़ी लहर बनेगी उसमें वो छोटी बोट्स ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होंगी, ऐसा लगेगा कि वो सारे उस बड़ी शिप को क्या कर रही हैं, झुक के सलाम कर रही हैं, उनको कर्टसी कर रही हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे सलारिनो कि एंटोनियो योर माइंड इज़ ऑन द सी वेयर योर ह्यूज कार्गो शिप्स which will be looking like rich merchants walking on the streets, है ना, and the small merchants and the common people bowing courtesy to them. तो ऐसे ही similarly your ships might be sailing on the ocean and it might be looking like a huge ship, and the smaller ones will be paying courtesy to them by dancing on the waves. एक बार हिंदी में समझ लेते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है सलारिनो। सलारिनो कह रहा है कि तुम्हारा दिमाग ओशन पे लगा हुआ है, ये बात तो सबको समझ आ गई होगी। ओशन पे जो उसकी एंटोनियो की जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो जब चल के जा रही होंगी पानी में, समुद्र में, जब वो सेलिंग कर रही होंगी तो आसपास की जो छोटी शिप्स होंगी वो किनारे हो जा रही होंगी, उसको रास्ता दे रही होंगी बड़ी शिप को निकलने के लिए। जैसे कि एक राजा को, एक बड़े आदमी को रास्ता निकलने के लिए जो कॉमन पीपल होते हैं वो किनारे हो जाते हैं, है ना, उसके लिए पूरी रोड खाली कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारी शिप के लिए पूरा रास्ता दे रही होंगी। और जो उस शिप के निकलने की वजह से जो बड़ी लहर बन रही होगी, उस लहर में वो छोटी शिप्स ऊपर नीचे हो रही होंगी, तो वो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि वो सारी छोटी शिप्स तुम्हारी बड़ी शिप को क्या कर रही हैं, सलाम कर रहे हैं, उसे कर्टसी पे कर रही हैं। ठीक है, अब सोलानियो क्या कह रहे हैं? बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड।
I should be still plucking the grass to know where sits the wind, piring in maps for ports and piers and roads, and every object that might make me fear. Misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. ये मैंने आगे के पेज की 2 लाइन्स पढ़ दी हैं क्योंकि ये पूरी स्पीच है. ओके तो अब सोलानियो क्या कह रहे हैं. एक्चुअली इन लोग की बातें ना इतनी कठिन होती हैं और ये लोग इतने ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें यूज़ करते हैं कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सोलानियो कह रहे बिलीव मी सर, मेरा यकीन करो तुम एंटोनियो सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, कि अगर मेरा ऐसा कोई बिज़नेस, मेरा ऐसा कोई व्यापार अभी ऐसे रिस्क पे लगा होता. भाई समुद्र में शिप्स तैर रही हैं, बहुत रिस्क है, कुछ भी हो सकता है. तो हैड आई सच वेंचर फोर्थ द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड. तो कह रहा है कि अगर मेरा कोई ऐसा बड़ा वेंचर अभी समुद्र पे होता और इतने रिस्क पे होता तो मेरा तो पूरा ध्यान अभी अब्रॉड में लगा होता, यानी मेरा पूरा ध्यान उसी पे लगा होता. आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास, और मैं अभी पता है क्या कर रहा होता. मैं अभी ऐसे नीचे से ग्रास उखाड़ करके ज़मीन पे से ऐसे उसको हवा में छोड़ करके चेक कर रहा होता कि यहाँ पे ये घास उखाड़ने का और हवा में दिखाने का कि ये मतलब है. ये एक टेक्निक होती है, जैसे ग्रास के 1-2 ब्लेड लिए आपने और उसको हवा में ऐसे छोड़ा तो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही होगी उस डायरेक्शन में वो ब्लेड भी उड़ के जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि सही डायरेक्शन में विंड ब्लो हो भी रही है या नहीं. तो यही वो सोलानियो कह रहा है कि मैं अभी भी ग्रास को उखाड़ करके विंड का डायरेक्शन चेक कर रहा होता, फायरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स, और मैं जो हूँ मैप्स चेक कर रहा होता बार बार खोल खोल करके, और मैप्स में ही घुसा होता टू स्टडी द सी पोर्ट्स हार्बर्स एंड चैनल्स. पियर्स यानी हार्बर्स, रोड्स यानी चैनल्स, मतलब जो भी समुद्र से रिलेटेड है मैं सब उसी में, मेरा पूरा दिमाग उसी में लगा होता. एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर, और मैं उस हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता और हर चीज़ के बारे में चिंता कर रहा होता जो मुझे डरा रही है कि कहीं मेरी शिप्स को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मेरी किस्मत ना ख़राब निकल जाए, कहीं मेरे साथ कोई मिसफॉर्च्यून ना हो जाए और मेरी शिप्स कहीं डूब ना जाए. तो अगर इतना बड़ा बिज़नेस मेरा भी रिस्क पे लगा होता, इतना बड़ी जो वेंचर मेरी भी अगर समुद्र पे होती तो मेरा भी पूरा दिमाग ओशन में लगा होता और मैं भी सैड ही होता. सो डोंट वरी एंटोनियो, दिस सैडनेस इज़ जस्ट बिकॉज योर कार्गो इज़ ऑन द ओशन. ओके सो फ्रेंड्स, ये लाइन 1 to लाइन 20 का एक्सप्लेनेशन आई होप आप सबको समझ आया होगा. अब मैं थोड़ी देर के लिए इसका रिटन एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं दूँगी, तो वो रिटन एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन अभी मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ. आप सब उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और बाद में आप उसको नोट्स में, अपने नोट्स में लिख सकते हैं. आप चाहें तो उससे नोट्स बना सकते हैं, उससे पढ़ भी सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. फ्रेंड्स, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, मिस फॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, ये ऊपर वाली सोलानियो की स्पीच का ही हिस्सा है जिसको हम लोग ने समझ लिया. तो अब हम लोग यहाँ पे लाइन नंबर 23 से शुरुआत करते हैं. ओके ओके ना, सो लेट्स सी व्हाट सलारिनो इज सेइंग. अब इन लोग की बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. इन लोग ने कई सारे जो इनके माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, जो भी इनके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और क्लासिकल एल्यूजन्स हैं इनके, वो सब इन्होंने यूज़ किए. जैसे कि अभी आपने पीछे वर्ड सुना था ना, एर्गोसीस. एर्गोसी मैंने आपको बताया जो बिग मर्चेंट शिप होती हैं उससे रेफरेंस दिया गया है, ठीक है. एक्चुअली में एर्गोसी क्या है, एर्गोसी एक ग्रीक, अगर हम ग्रीक लेजेंड की बात करें, ग्रीक हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो उसमें ना एक वो था कि आर्गस नाम का एक आदमी था जिसने जैसन नाम के एक दूसरे आदमी के लिए एक शिप बनाई थी. उस शिप का नाम था आर्गो. वो आर्गो शिप बहुत बड़ी शिप थी, बहुत ही ब्यूटीफुल शिप थी, बहुत ही रिच शिप थी. और उस आर्गो शिप में जैसन बैठ करके मीडिया से मिलने गया था. अब मीडिया कौन है, एक कोलकस नाम की जगह थी जहाँ पे गोल्डन फ्लीस मिलती थी, यानी कि सोने की ऊन, एक तरीके से गोल्डन फ्लीस देखा जाए. तो ये था कि जो भी जाकर के उस गोल्डन फ्लीस को गेन करेगा वो जो है मीडिया से शादी कर सकता है, क्योंकि मीडिया बहुत ही कोई सुंदर लड़की थी. तो जैसन ने
जैसन ने गोल्डन फ्लीस को ऑब्टेन किया और वो मीडिया से शादी कर पाया, इसीलिए वो आर्गो जो नाम की शिप है वो बहुत फेमस हो गई, इसीलिए यहाँ पे आर्गोसीज नाम का यूज़ किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं सलारिनो क्या कह रहा है। माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन एग व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट माइट डू एट सी। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बताती चलती हूँ। सलारिनो इज सेइंग, ब्रॉथ का मतलब होता है सूप, ठीक है, ब्रॉथ का मतलब है सूप। तो सलारिनो कह रहा है कि जब भी मैं अपने सूप, अभी ये लोग इमेजिन कर रहे हैं, कह रहा है एंटोनियो अगर ये शिप मेरी होती, अभी इतना सारा पैसा मेरा दाव पे लगा होता, तो मैं जब भी अपने सूप पे फूंक मारता, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, जब भी मैं अपने सूप पे फूंक मारता तो वो फूंक मुझे एक दुविधा, एक यानी दुविधा यानी डर में पहुंचा देती कि मैं ये सोचता तब कि लो ये ऐसी ही विंड अगर समुद्र पे तेज़ वाली चल गई तो मेरी शिप का क्या होगा, कहीं मेरी शिप तेज़ हवा की वजह से ना टूट जाए। ठीक है, फिर आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू docked in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial। और क्या कह रहा है सलारिनो, अब देखना इस ये जो स्पीच है ना, ये इम्पॉर्टेंट स्पीच है, ये वाली स्पीच भी इम्पॉर्टेंट थी, पहली भी एंटोनियो वाली स्पीच भी इम्पॉर्टेंट थी, मतलब अब तक जितनी भी स्पीचेस आई हैं ये सारी इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हैं, इनमें से किसी से भी एक्सट्रैक्ट बन सकता है। तो सलारिनो कह रहा है कि जब भी मैं, भाई घड़ी उस टाइम पे वो जो ग्लास वाली होती थी ना, उल्टा करके रख दो रेत नीचे गिरती रहती थी, 1 घंटा हो जाता था, वो वाली। तो कहते जब भी मैं वो वाली घड़ी को देखता ना तो मेरे दिमाग में हमेशा यही डेंजरस ख्याल आते रहते, शैलो वाटर्स के, किसके, जहाँ पे पानी कम होता है, बालू ज़्यादा होती है, और ऐसी एरिया में जो शिप होती है वो बालू में धंस जाती है, बालू में फंस करके जो है रैक हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो कह रहा है कि आई कुड नॉट सी द सैंड रन from one half of the hourglass into the other without thinking of dangerous shallow waters and quicksands, imagining that I saw my rich ship grounded in sand। और जब भी मैं उस सैंड को देख रहा होता ना घड़ी में, तो मेरे दिमाग में यही वाले ख्याल घूमते रहते कि अरे कहीं मेरी शिप भी ऐसे ही सैंड में ना धंस जाए। ठीक है, और जब वो धंस जाएगी, हर मास्ट इंक्लाइन डाउन हर दैन हर साइड्स, ये जो लिखा हुआ है ना, वेलिंग हर हाई टॉप लोअर दैन हर रिब्स टू किस हर ब्यूरियल, इसका ये मतलब है कि जब शिप सैंड में धंस जाएगी तो जो उसका लोअर टॉप होगा, मतलब वो जो उसका बैक साइड होगा शिप का, वो उठ जाएगा, और उसके आगे का, मान लो शिप की एक बैक कॉर्नर होगी और एक फ्रंट कॉर्नर होगी। मान लीजिए जैसे आपकी ये शिप है, मान लो ये शिप है, ठीक है, और इस तरफ यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, तो ये शिप, ये वाला जो हो गया कॉर्नर वो शिप का फ्रंट हो गया, ये वाला शिप का कॉर्नर कैसा हो गया, बैक कॉर्नर हो गया। तो मान लीजिए शिप जो है वो अगर सैंड में धंस जाती है तो फ्रंट कॉर्नर सैंड में धंस जाएगा, तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो हमारे चेस्ट पे यानी फ्रंट पार्ट पे होती है ना, ऊपर वाले एरिया में होती है। तो कह रहा है कि जो उसका लोअर जो हाई टॉप होगा, जो ये जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वो ऐसे सैंड में धंस जाएगा और शिप जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और उसकी जो रिब्स होंगी वो अपने ब्यूरियल को किस कर रही होंगी, यानी अपने ब्यूरियल को, ब्यूरियल क्या होता है, मिट्टी होती है ना, जहाँ पे कोई चीज़ दफना दी जाती है, जो चीज़ मर जाती है मिट्टी में, वो धंस जाएगा उसका आगे वाला टॉप, और उसके रिब्स जो हैं यानी जो शिप का जो फ्रंट पार्ट है वो मिट्टी को ऐसे छू रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि अपने ब्यूरियल को वो किस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंड्रयू, एंड्रयू का भी यहाँ पे क्लासिकल एल्यूजन है। जो वेल्दी एंड्रयू है, एक्चुअली क्या था कि 1596 में इंग्लिश ने स्पेनिश शिप कार्डिज में जो है वो कैप्चर की थी। तो मतलब 1596 की एक शिप थी एंड्रिया, मतलब उस शिप का नाम था एंड्रिया। तो एंड्रिया जो थी वो क्या नाम है, एंड्रिया एक बहुत ही वेल्दी कार्गो शिप थी, ठीक है। तो इसीलिए जब से भी किसी बड़ी शिप को हम लोग को एड्रेस करना होता है ऐसे शेक्सपियरियन टाइम्स में, तो वो लोग उस बड़ी शिप का नाम एंड्रयू दे देते हैं। फिर आगे देखते हैं, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली edifice of stone and not bethink me straight of dangerous rocks which touching but my gentle vessel side would scatter all her spices on the stream
and rope the roaring waters with my silk, and in a word, but even now worth this and now worth nothing. तो भाई कह रहा है कि और मैं भाई अगर मेरी शिप इतनी महंगी शिप्स अगर ओशन पे होती तो मैं जब कभी भी चर्च जाता ना, और चर्च जा कर के मैं जब वो होली, भाई चर्च में पत्थर की कब्रें होती हैं ना, तो कहता मैं जब भी वो देखता, पत्थर को देखता, जब भी मैं स्टोन को देखता, तो मेरे दिमाग में सीधे ये ख्याल आता कि अरे यार, समुद्र में भी तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक पत्थर मेरी जो प्यारी सी जेंटल सी जो मेरी शिप है उसके साइड पे टकराए और वो लकड़ी को चीर दे, और जो भी मेरी शिप के अंदर जो स्पाइसेस रखी हुई हैं वो पूरे पानी में ऐसे बिखर जाए, स्कैटर हो जाए, और जो भी मेरी शिप में महंगे महंगे सिल्क के कपड़े रखे हुए हैं वो पानी में ऐसे फैल जाएं। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि कहीं मेरी शिप जो है रॉक से डैमेज ना हो जाए, यानी कि पत्थर। देखो, ये हवा फूंकते हैं तो इनको ख्याल आता है कि शिप। तो एक्चुअली इस पूरे स्पीच का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सलारिनो बता रहा है कि क्या नाम है, शिप्स जो है कई सारे तरीक़ों से डैमेज हो सकती है, और अगर मेरी शिप होती तो अगर मैं हवा फूंकता सूप पे तो मुझे ख्याल आता कि मेरी शिप जो है वो सूप से सॉरी सूप नहीं, विंड से डैमेज हो सकती है। और अगर मैं रेत वाली घड़ी देखता तो मुझे ऐसा लगता कि अरे कहीं पे शैलो वाटर्स आ जाए, मेरी शिप रेत में ना धंस जाए। और फिर अगर मैं चर्च जाता, मुझे पत्थर के वहाँ पे कब्र दिखती तो मैं पत्थरों से डरने लगता कि मुझे ये ख्याल आता कि कहीं मेरी शिप किसी पत्थर से ना टकरा जाए और तब वो डैमेज ना हो जाए और मेरी पूरा जो भी मेरा पैसा है जो लगा हुआ है, मेरा बिज़नेस पूरा, मेरा कार्गो ख़राब हो जाए, मेरा पूरा पैसा डूब जाए। फिर उसके बाद शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट दैट सच अ थिंग बी चांस्ड वुड मेक मी सैड बट टेल नॉट मी आई नो एंटोनियो आई is sad to think upon his merchandise। तो कह रहा है कि in short to think that at one minute I might own so much and the next minute nothing। तो वो कह रहा है कि भाई बात तो सही है, shall I have the thought to think on this and shall I lack the thought। इसका ये मतलब है कि भाई मैं तो यही सोच सोच के परेशान रहता, अगर ये मेरी शिप होती एंटोनियो तो मैं तो यही सोच सोच के परेशान रहता कि अभी तक तो मेरे पास इतना सब कुछ है और एक मिनट में अगर कोई हादसा हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मतलब अभी इस मिनट मेरे पास इतना सब कुछ है और ये मुझे हर समय डर लगा हुआ है कि कहीं कोई हादसा हो गया अगर शिप के साथ मेरी, तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। ये सोच सोच के तो मैं पागल ही हो रहा होता। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि दैट सच अ थिंग बी चांस वुड मेक मी सैड एंड इट इज़ पॉसिबल दैट आई कैन थिंक अबाउट दिस विदाउट थिंकिंग इफ़ सच अ थिंग हैपेंड इट वुड बी वेरी सैड। और कह रहा है कि मैं तो इसीलिए इन शॉर्ट हम कहना चाहेंगे कि वो सलारिनो एंटोनियो को समझाना चाह रहा है कि भाई देखो, ये नॉर्मल है कि तुम्हारा इतना पैसा रिस्क पे लगा हुआ है और ये तुम्हारे पास रिस्क भी है, तो तुम इसी वजह से सैड हो। और कोई भी होता तो वो ये सोच सोच करके सैड हो ही जाता। ओके, तो बस वो एंटोनियो को समझा रहा है कि तुम किसी और जो तुम्हारी सैडनेस का जो तुम वजह नहीं ढूंढ पा रहे हो, वो वजह यही है कि तुम जो हो अपनी मर्केंटाइज़ का मतलब अपने ट्रेड की वजह से दुखी हो या परेशान हो या चिंता में हो। तो एंटोनियो कह रहे हैं कि बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, नॉट वन प्लेस, नॉर इज़ माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। तो भाई एंटोनियो ने अपनी देखो धाक दिखाई। एंटोनियो क्या कह रहे हैं, बिलीव मी, नो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट, कि मैं भाई आई थैंक माई गुड फॉर्च्यून, कि मैं भाई भगवान का शुक्रिया करूँगा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। दैट माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, कि मेरा पूरा बिजनेस, दैट माई बिजनेस एंटरप्राइजेज आर नॉट एट ऑल रिस्क्ड इन वन सिंगल शिप नॉट टू एनी प्लेस। कि भाई ऐसा नहीं कि मेरा पूरा पैसा एक ही शिप में लगा हुआ है और मैंने पूरा अपना सब कुछ उस शिप में लगा दिया कि अगर वो डूब भी जाती तो मैं पूरी तरीके से कंगाल हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अपॉन द फॉर्च्यून, और ना ही वो कह रहा है कि नॉर इज़ माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी पूरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इसी साल के बिज़नेस पे डिपेंड करती हो। भाई मैंने कब से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा है। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा जो
लाइफ है वो इन्हीं शिप्स के ऊपर बेस्ड है, इसी साल जो मैंने भेजी हैं उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। देयर फॉर माई मर्केंडाइज मेक्स मी नॉट सैड। तो इसीलिए वो कह रहा है कि सो इट इज़ नॉट माई मर्केंडाइज दैट मेक्स मी सैड, इसीलिए मैं अपने शिप्स की वजह से दुखी नहीं हूँ। तो सोलानियो कह रहे हैं इंडीड देन यू मस्ट बी इन लव, वाई देन यू आर इन लव। तो भाई इसका तो एक ही फिर वजह है कि तुम जो हो लव में हो, यू आर इन लव एंड दैट लव इज़ मेकिंग यू सैड। 25 नो, 5 मीन्स शेम। अरे नहीं यार, शर्म करो, शेम शेम। तो सोलानियो कह रहा है नॉट इन लव नहीं दो, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी। अब ये बात भाई उसने सही बोली। तो कह रहा लो, नॉट इन लव नहीं दो, तुम तो प्यार में भी नहीं हो, तो भाई तो फिर ये होगा देन लेट अस से दैट यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी। तो फिर तो यही कहेंगे हम लोग कि देन वी मे से दैट यू आर सैड मेयरली बिकॉज यू हैव नो ग्राउंड्स टू बी हैप्पी, क्योंकि तुम्हारे पास खुश होने की कोई वजह नहीं है, इस वजह से तुम दुखी हो, ठीक है। एंड ट्वर एज ईजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड, और it would be as easy for you to laugh and frisk and say that you were gay because you had no cause to be sad। और अभी देखना, अचानक से तुम जो हो कि हंसने लगोगे और उछलने लगोगे और फिर कह दोगे कि लो अब तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास सैड होने की कोई वजह नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सलारिनो कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि दुख के वजह उसकी नहीं ढूंढ पा रहे ना, तो सलारिनो कहना चाह रहे हैं कि तुम भाई दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास खुश होने का रीज़न नहीं है, और अगर तुम खुश हो जाते हो तो तुम उछलना कूदना हंसना और पिखाना कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास दुखी होने का रीज़न नहीं है। समझ रहे? नाउ बाय टू हेडेड जेनस। अब भाई जेनस की बात आती है, तो एक मिनट। नाउ बाय टू हेडेड जेनस, सॉरी, नाउ बाय टू हेडेड जेनस नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम। अब भाई ये जेनस कौन है? जेनस जो है एक रोमन गॉड हैं जो जो जिनके 2 सर होते हैं और वो दोनों सर अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, और एक सर जो होता है वो हमेशा गुस्से में रहता है, मतलब एक का एक्सप्रेशन हमेशा गुस्से वाला होता है और एक का एक्सप्रेशन हमेशा स्माइलिंग होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नाउ बाय टू हेडेड जेनस, यानी जेनस की कसम, नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम। जो गॉडेस नेचर है, यहाँ पे नेचर को भी, यहाँ पे देखो नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। नेचर का यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ हुई है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कौन सी स्पीच होती है? जहाँ पे हम किसी नॉन लिविंग या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ऐसी क्वालिटीज़ देते हैं जो ह्यूमंस की होती हैं, ठीक है। तो नेचर हैज़ फ्रेम, हैथ यानी हैज़ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज की, भाई कुदरत ने जो है बहुत ही अलबेले अलबेले लोग पैदा किए हैं। सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज एंड लाफ लाइक पैरट्स एट द बैक पेपर। तो कहते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ऐसे आँखें बड़ी कर करके, एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज का मतलब हमेशा ऐसे आँखें बड़ी कर करके इधर उधर देखते रहेंगे, और हमेशा जैसे बैक पाइपर यानी कि क्या नाम है, जैसे कि बैक पाइपर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जब वो प्ले करते हैं तो पैरट्स बहुत तेज़ तेज़ हंसते हैं, यानी तेज़ तेज़ आवाज़ निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी ऐसे आंखें ऐसे बड़ी कर करके और हमेशा हंसते रहेंगे, बिना वजह हंसते रहेंगे। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, और कुछ तो ऐसे जहरीले, विनेगर एस्पेक्ट का मतलब होता है एसिडिक, मतलब सॉर एक्सप्रेशन। विनेगर कैसा होता है? खट्टा होता है ना, तो अजीब से चिड़चिड़े लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल दो नेस्टर्स वेयर द जस्ट बी लाफेबल, कि वो तो भैया एक अपना होंठ तक नहीं हिलाएंगे, एक स्माइल तक नहीं देंगे, चाहे नेस्टर ही क्यों ना आकर के कसम खा लें कि जो जोक बोला गया वो हंसीदार था। अब यहाँ पे नेस्टर कौन है? नेस्टर इनका एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, ग्रीक माइथोलॉजी में क्रिएचर कह रहे हैं, कैरेक्टर है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में नेस्टर जो थे वो पाइलस नाम की एक जगह के राजा थे, और वो क्या नाम है, जो ट्रोजन वॉर है ना फेमस, आपने नाम सुना होगा ट्रोजन वॉर का, उसके एक बहुत ही फेमस जनरल थे, और ये माना जाता है कि वो इतने सख्त इंसान थे, इतने सख्त इंसान थे, और विजडम मतलब बहुत वाइज भी थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे, और बहुत ग्रेव यानी कि बहुत इतने सीरियस इंसान थे कि चाहे बढ़िया से बढ़िया जोक बोल दो, बंदा ज़रा सा भी मुस्कुराता नहीं था, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमेशा हंसते रहेंगे, नेचर ने कुछ लोग ऐसे बनाए हैं जो हमेशा हंसते रहें, और कुछ लोग ऐसे बनाए हैं
कि अगर कोई भी ऐसा जोक मार दिया जाए जिस पर नेस्टर भी हंस दे, मान लो अगर नेस्टर हो तो वो भी हंस दे, लेकिन वो बंदा नहीं हंसेगा, ठीक है। तो ये है हमारा लाइन नंबर 59 तक एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, अब इसके बाद बेसानियो, लोरेंजो और ग्राशियानो एंटर करने वाले हैं। लाइन नंबर 60 से एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। ओके, ये जो एक्ट 1 सीन 1 है, इसमें टोटल 192 लाइन्स हैं। तो मैं इस एक्ट 1 सीन 1 को टोटल 3 पार्ट्स में कवर करूँगी। ओके, टोटल 3 वीडियोस में मैं इसको कवर करूँगी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब जो मैंने आपको बीच बीच में रिटन एक्सप्लेनेशन दिया है लिखा हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इससे नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही पहला सीन ख़त्म होगा उसके बाद हम पहले सीन की वर्कबुक से पढ़ाई करेंगे, यानी कि पहले सीन में जो भी हमारे क्रिटिकल चीज़ें हैं, जितनी भी जो भी कैरेक्टराइजेशन है, कैसी प्लॉटिंग है, इसमें कितने तरीके के लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं, कितने इसमें क्रिटिकल चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्कबुक से। और फिर एक्ट 1 सीन 1 के मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखना सिखाऊंगी। मैं देखिए आपको पूरे क्वेश्चंस तो नहीं लिख के दिखाऊंगी, बट मैं आपको एक क्लास ऐसी दूंगी जिसमें मैं आपको आंसर्स लिखना सिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि रिटन एक्सप्लेनेशन होगा, तो ये मैंने लिख के रखा हुआ है रिटन एक्सप्लेनेशन। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना आज पढ़ाया है उसका ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उन सब के आंसर दूंगी। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।